नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ की यूनिट नंबर 2, जो कि सेमेस्टर नंबर 4 का एक एस्पेक्ट है, एक पार्ट है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो बात करता है पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन में कवर हो रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है क्या, मीनिंग, डिवीजन ऑफ राइट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। देन सेकंड टॉपिक क्या आता है, पर्सन एंटाइटल टू डिमांड पार्टीशन। थर्ड टॉपिक आता है पार्टीशन, हाउ इफेक्टेड सूट फॉर पार्टीशन। एंड लास्ट टॉपिक आपका आता है रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन एंड। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, या कहूं तो यूनिट नंबर 1 की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, अब जॉइंट हिंदू फैमिली हमने समझ लिया। अब इसमें समझना है कि पार्टीशन मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली से अगर किसी को अलग होना है तो उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं और किसको किस तरीके से उसके राइट्स एसरटेन होंगे, उसकी प्रॉपर्टी में उसका शेयर एसरटेन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मीनिंग, डिवीजन, राइट्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज आती है वो क्या आता है, मीनिंग, डिवीजन ऑफ राइट्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पार्टीशन का मतलब अगर हम कहें तो मीनिंग ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या है, टू डिवाइड। है, जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, वैसे ही पार्टीशन ऑफ द फैमिली फ्रॉम फादर, बिटवीन फादर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, या बिटवीन फादर एंड सन। ठीक है, तो ये चीज है। तो मीनिंग ऑफ पार्टीशन अगर देखें तो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाय विच अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी owned collectively by co-partners is divided and converted into separate shares। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली बार, फादर है, देन सन है, देन ग्रैंडसन है। ठीक है, तो मान लो पार्टीशन होता है, तो इसमें क्या है, अगर हम मिताक्षरा स्कूल में जाएंगे तो क्या है, सबके राइट्स एसर्टेन होंगे। ठीक है, तो मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसका शेयर 1 है, 1/3, 1/3 एंड 1/3, सबके शेयर एसर्टेन हो जाएंगे। और शेयर एसर्टेन होने के बाद क्या होगा, सबको इंडिविजुअल ओनरशिप उस चीज पे मिल जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद बिफोर पार्टीशन एवरी को-पर्सन हैज फ्लक्चुएटिंग एंड अनडिफाइंड इंटरेस्ट इन द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक पार्टीशन ना हो जाए, जब तक शेयर्स एसर्टेन ना हो जाए, तब तक जो शेयर्स होते हैं इन हिंदू लॉ वो फिक्स नहीं होते इन द प्रॉपर्टी, बिकॉज जैसे ही बर्थ हो रही है, जैसे ही डेथ हो रही है, वैसे ही शेयर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं। तो पार्टीशन के बाद क्या होता है, दिस ओनरशिप एंड्स and co-partner gets exclusive and definite share in the property which he can hold and deal with independently। ठीक है, तो जब पार्टीशन हो जाता है तो शेयर्स असर्टेन हो जाते हैं, और शेयर असर्टेन होने का मतलब क्या है, आप उसके इंडिपेंडेंट राजा हो। मतलब जॉइंट ओनरशिप से आपको एक छोटा सा साम्राज्य दे दिया गया जिसके आप इंडिपेंडेंट राजा हो, और इंडिपेंडेंट राजा होने का मतलब क्या है, उसके अफेयर्स रिलेटेड टू दैट स्टेट या दैट प्रॉपर्टी के जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी उसके डिसीजन होंगे, वो आप इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। ठीक है, तो अगर याद हो नंबर 1 में हमने कहा था कि जो डिसीजंस होते हैं ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो कलेक्टिव होते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियन ऑफ द को-पार्टनर। आपको सब को-पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, पर जब पार्टीशन हो गया तब प्रॉपर आप उसके ओनर हो जाते हो। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो पार्टीशन क्या है, इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, इट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ सेवरेंस ऑफ स्टेटस। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन जरूरी नहीं है, या कहूं तो सिर्फ फिजिकल डिवीजन नहीं है प्रॉपर्टी का, बल्कि क्या है, एक मेंटल स्टेट है कि जहां पर ये बोला जाता है कि भाई हमारी फैमिली जॉइंट नहीं रही, अब हम लोग अलग हो चुके हैं, दैट आर वी आर सेपरेटेड। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आ जाओ तो टू सेंस ऑफ पार्टीशन, तो क्या सेंसेस, सबसे पहले डिवीजन ऑफ राइट। डिवीजन ऑफ राइट का मतलब क्या है, जहां पर अभी क्या हुआ, जो स्टेटस था ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो खत्म हो गया, या अगर जॉइंट फैमिली का स्टेटस था वो खत्म हो गया, उसका हर पर्सन का उसका राइट जो है असर्टेन हो गया, उसको पता लग गया। ठीक है, तो इट इज अ मेंटल और लीगल सेपरेशन वेयर को-पार्टनर क्लियरली एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू सेपरेट फ्रॉम द जॉइंट फैमिली। तो जहां पर को-पार्टनर का क्लियर इंटेंशन आ जाए सामने, वो व्यक्ति अलग होना चाहता है अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपनी जॉइंट फैमिली से, तो क्या है, दैट इज द लीगल पार्टीशन, या फिर सेवरेंस ऑफ स्टेटस, या फिर डिवीजन ऑफ राइट। देन उसके बाद such expressions can be through a notice, a written declaration, a suit for partition or conduct that leaves no doubt of the intention to sever। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, ये समझ ना पा रहे हो, इसलिए ये जो इंटेंशन है अलग होने का, ये कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले थ्रू अ नोटिस, आपने नोटिस दे दिया अदर को-पार्टनर्स को, आप अलग होना चाहते हो, तो दैट इज द क्लियर इंडिकेशन कि आप अलग होना चाहते हो और आपका राइट्स को असर्टेन कर दिए जाए। देन उसके बाद रिटन डिक्लेरेशन, आपने डिक्लेरेशन दे दिया फैमिली मेंबर्स को। देन अ सूट फॉर पार्टीशन, कोर्ट में सूट फाइल होता है फॉर द पार्टीशन, आपने वो फाइल कर दिया और पार्टी बना लिया पार्टी को, फैमिली को, तो उस केस में क्या है, ये क्लियर मान लिया जाता है कि आप अलग होना चाहते हो, जॉइंट फैमिली से आप सेपरेट होना चाहते हो। देन और इवन कंडक्ट,
कंडक्ट भी आपका ऐसा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फैमिली में शादी हो रही है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, पर आप उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते। फैमिली में डेथ हुई, आपको बोला गया, बताया गया, पर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, आपने हालचाल भी नहीं लिया, तो दैट इज द कंडक्ट। कंडक्ट के थ्रू कह सकते हैं कि भाई वो अब अलग हो चुके, उनका कोई मतलब नहीं बचा है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो जब इंटेंशन कम्युनिकेट हो जाता है तो जॉइंट स्टेटस जो है वो एंड हो जाता है तुरंत ही। जैसे ही इंटेंशन कम्युनिकेट होगा वैसे ही उस व्यक्ति को लेके जो जॉइंट स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन irrespective of whether actual division of property has taken place or not। ठीक है, तो जॉइंट स्टेटस खत्म हो गया, मतलब वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहा, पर अभी तक क्या हुआ है, अभी तक प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हुआ है। तो प्रॉपर्टी का डिवीजन हो या ना हो, पर जॉइंट स्टेटस वहां पर खत्म हो जाता है, दैट इज द मेंटल सेपरेशन। ठीक है, देन उसके बाद शेयर्स ऑफ को-पार्टनर्स बिकम डेफिनेट एंड फिक्स्ड। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने अपना इंटेंशन टू सेपरेट क्लियर किया, उसी पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी लोग थे, जितने भी को-पार्टनर थे, उनके हिसाब से कैलकुलेशन करके जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसके शेयर्स को फिक्स कर दिया जाता है कि उसमें उसका कितना शेयर है। ठीक है, देन ऑल्दो दे मे कंटिन्यू टू लिव टुगेदर और एंजॉय प्रॉपर्टी जॉइंटली अंटिल एक्चुअल डिवीजन अकर्स। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी हो कि जहां पर वो मेंटली या कहूं तो फैमिली से सेपरेट हो चुके हैं, पर फिर भी उनका शेयर असर्टेन हो गया है सेम डेट से। ठीक है, और फिर भी वो फैमिली में उसी के साथ रह रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप फिजिकल पोजीशन में हो उस प्रॉपर्टी के, जॉइंट पोजीशन में, पर ओनरशिप आपकी उस लेवल पे हो जाएगी आपके इंडिविजुअल शेयर्स पे। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, इसके 3 बच्चे हैं, S1, 2 एंड S3। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बच्चे हैं, इनके सबके बच्चे हैं, ठीक है, S4, S5 एंड S6। ठीक है, अब मान लो इतने शेयर होल्डर्स हैं, या कहूं तो इतने को पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब मान लो S6 से डिसाइड करें इसको सेपरेट होना है। ठीक है, सेपरेट होने का मतलब क्या है कि इसको अलग होना है फ्रॉम द जॉइंट फैमिली स्टेटस। ठीक है, तो इसको अलग होने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ हो, प्रॉपर्टी का डिवीजन होना जरूरी नहीं है, पर जैसे ही इसने अपना इंटेंशन टू सेपरेट शेयर शो कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है उसके कितने हो जाएंगे, 6 लोग ये और एक ही साथ 1/7 इसका हो जाएगा। ठीक है, 1/7 इसका हो जाएगा, 1/7 इसका हो जाएगा। ठीक है, 1/7 इसका हो जाएगा, एंड सिमिलरली एंड सो ऑन 1/7 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसका शेयर क्या हुआ, एसेटेन हो गया। अब 1/7 तो क्लियर हो गया कि 1/7। अब उसके बाद मान लो कि जैसे ही ये पार्टीशन हुआ, सपोज दैट 2 25 को ये पार्टीशन हो गया, मतलब मेंटल सेपरेशन हो गया, उसने अपना इंटेंशन को सेपरेट शो कर दिया। उसके बाद क्या होता है, S4 के एक बच्चा हो जाता है S7। ठीक है, तो इसके लिए ये शेयर जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसका शेयर जो है वो असर्टेन हो गया। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई पहले तो आपने असर्टेनमेंट ऑफ शेयर करा कि भाई शेयर जो है फाइनल कर दिया कि कितना शेयर उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है उस पर्सन का जो अलग होना चाहता है। ठीक है, अब क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अब जो है प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। अब प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बल्कि दोनों ही प्रॉपर्टीज आती हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सारी चीजें ही डिवाइड होती हैं, और इसका मतलब क्या है, दिस रेफर्स टू एक्चुअल फिजिकल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द को-पार्टनर्स। ठीक है, तो एक्चुअल फिजिकल डिवीजन होगा, मतलब बीच में दरार खड़ी हो। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, ईच को-पार्टनर इज गिवन स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द शेयर। ठीक है, तो जो शेयर जिसका होगा उसके हिसाब से उस को-पार्टनर को वो शेयर या प्रॉपर्टी या वो आइटम मिल जाएगा घर का। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, आफ्टर सच डिवीजन द को-पार्टनर बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ हिज शेयर एंड कैन डील विद इट इंडिपेंडेंटली बाय सेलिंग, गिफ्टिंग और bequeathing इट। ठीक है, तो चाहे तो को-पार्टनर क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट ओनर हो जाएगा, तो उसको उस तरीके से ही डील करेगा जैसे उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो चाहे वो जो मर्जी चाहे करे, उसको रेंट पे उठा दे, उसको सेल कर दे, उसको गिफ्ट कर दे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ राइट्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो दो टर्म्स हमने पढ़ी, पार्टीशन का मतलब क्या है, या तो डिवीजन ऑफ राइट्स है या फिर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ राइट का मतलब क्या है, ओनली चेंजेस द लीगल रिलेशनशिप, मतलब लीगल रिलेशनशिप, सपोज दैट कैसे, एफ, ठीक है, सन S1 S2। ठीक है, अब S2 ने मान लो शो करा स्टेटस, वो सेपरेट होना चाहता है। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ,
तो जब उसने इंटेंशन शो करा कि वो सेपरेट होना चाहता है, वो अलग होना चाहता है, तो वो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ राइट हुआ, ठीक है। तो असर्टेन हो गया कि उसका 1/3 उसका हिस्सा बनता है और वो अलग होना चाहता है। अभी अलग फैमिली से हुआ नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ मेंटल सेपरेशन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था वो क्या हुआ, वो खत्म हो गया। प्लस तो अगर मान लो ये इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं मैं, इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात करते हैं, तो इसको जो रेंट देना था, या बोलूं तो इसको जो टैक्स देना था, वो टैक्स लायबिलिटी क्या हुई, वो इन दोनों की लायबिलिटी हो गई, बल्कि इसकी खत्म हो गई, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अमंग को-पार्टनर्स बाय एंडिंग द जॉइंट स्टेटस प्रॉपर्टी रिमेन्स अनडिवाइडेड फिजिकली, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकली अनडिवाइडेड है, पर स्टेटस क्या हुआ, वो अलग हो गया, जॉइंट स्टेटस खत्म हो गया। उसके बाद डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी क्लियर है कि इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इनटू सेपरेट पार्ट्स, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू ईच को-पार्टनर, ठीक है। तो ये हम समझ ही चुके हैं। देन उसके बाद एग्जांपल देख लो। If a son sends a legal notice to his father and brothers stating that he is no longer wishes to remain the part of joint family, from that moment his status as a co-partner becomes separate even if the family continues to live together, ठीक है। तो उसका स्टेटस जो था को-पार्टनर का, वो खत्म हो जाएगा और फैमिली चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकती है एक साथ रहने, ठीक है। बट इफ लेटर दे सिट डाउन एंड डिवाइड द लैंड इनटू सेपरेट प्लॉट्स and give each co-partner possession of their plot, then the division of property has taken, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मेंटल सेपरेशन हुआ है या रिलेशनशिप का सेपरेशन हुआ है, बल्कि प्रॉपर्टी का सेपरेशन नहीं हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या है लीगल इफेक्ट्स ऑफ डिवीजन ऑफ राइट्स। अब लीगल इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले वंस अ को-पर्सन एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू सेपरेट हिज शेयर इन द जॉइंट प्रॉपर्टी बिकम्स, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने कह दिया, उसके उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके जो शेयर्स थे उसको एसरटेन कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द को-पार्टनर जितने हैं उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ही कैन क्लेम दैट द शेयर इवन इफ द फैमिली कंटिन्यूज टू एंजॉय प्रॉपर्टी टुगेदर अंटिल फॉर्मल डिवीजन, ठीक है। तो वो अपने शेयर्स को क्लेम कर सकता है, चाहे तो फैमिली प्रॉपर्टी को एंजॉय करती रहे आगे तक। देन उसके बाद आगे चलते हैं। हिज शेयर कैन बी इनहेरिटेड बाय हिज heirs इफ ही डाइज आफ्टर सच सेवरेंस, ठीक है। तो उसकी डेथ हो जाए उस पार्टीशन को शो करने के बाद, या उस सेपरेशन को शो करने के बाद, तो उसके जो एयर्स होंगे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, तो वो उस शेयर्स को एंटाइटल्ड हैं, वो शेयर्स उनको चले जाएंगे, ठीक है। वेयर एज इफ ही हैड रिमेन्ड जॉइंट हिज इंटरेस्ट वुड हैव डिवॉल्व्ड बाय सर्वाइवरशिप टू द अदर को-पार्टनर, ठीक है। तो सर्वाइवरशिप की वजह से क्या होता, का इंटरेस्ट चला जाता। पर आज की डेट में जरूरी नहीं है, बिकॉज आज की डेट में क्या चलता है, सक्सेशन चलता है, ना कि सर्वाइवरशिप, ठीक है। तो सर्वाइवरशिप और सक्सेशन हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझा था। तो सर्वाइवरशिप के हिसाब से क्या होता है, उसके जो शेयर था, मान लो 1/3 उसका शेयर था, तो वो बाकी को-पार्टनर्स में डिवॉल्व हो जाता। पर अगर सक्सेशन की बात करें तो उसके को-पार्टनर को वैसे भी वो शेयर मिलता उसके एयर्स को, ठीक है। देन आगे चलते हैं। लीगल इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर बात करें, एवरी को-पार्टनर बिकम एज इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ द लैंड एलोकेशन, ठीक है। तो जो लैंड उसको मिल रहा है, हर को-पार्टनर को, चाहे वो इंडिपेंडेंट लैंड हो जाएंगे, बिकॉज पार्टीशन हो रहा है तो सबको लैंड मिल जाएगा, उसका सबका एलोकेशन ऑफ लैंड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड ऑन पार्टीशन इज कंसीडर्ड सेपरेट प्रॉपर्टी इन हिज हैंड एंड ही हैज एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ एलिनेशन ओवर इट, ठीक है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब एक स्वतंत्र राजा, और स्वतंत्र राजा का मतलब क्या है कि वो अपनी राज्य को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चला सकता है। देन उसके बाद इनकम एंड एंजॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू हिम नॉट द जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो जो इनकम और जो भी चीजें हो रही हैं उस प्रॉपर्टी से, जो आउटपुट आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहे हैं, वो सिर्फ उस पर्सन के होंगे जिसका वो शेयर होगा, जिसका वो ओनर होगा, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल, सपोज अ फादर एंड हिज 2 सन्स own agricultural land as a joint family property, ठीक है। If one son files a suit for partition, the moment he files a division of right occurs, तो जैसे ही उसने सूट फाइल करा पार्टीशन का, वैसे क्या हुआ, डिवीजन ऑफ राइट तुरंत हो गया, क्योंकि उसने अपना इंटेंशन टू सेपरेट शो कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद his share becomes fixed at 1/3 even if the property has not yet been divided, ठीक। तो अब बच्चा है बर्थ हो या डेथ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका शेयर कितना हो गया, 1/3, ठीक है। देन आगे चलते हैं। Later, if the land is actually divided into 3 equal portions and given separately to the father and 2 sons, a division of property occurs. Each becomes absolute owner of his portion, ठीक है। तो अगर मान लो भविष्य में क्या हो, प्रॉपर्टी का भी डिवीजन हो जाए, पार्टीशन हो जाए, तो उस केस में जो भी लैंड पोर्शन जिसको मिला, वो उसका एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएगा, और एब्सोल्यूट ऑनर के होने के नाते अपने हिसाब से उसमें काम कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन को अगर समझें, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स सक्सेशन, ठीक है, alienation, taxation and liability of, for instance, पहला, after division of right, the share of the co-partner devolves on his heirs on the death instead of by survivorship, ठीक है। तो सर्वाइवरशिप की डॉक्ट्रिन खत्म हो जाती है, बिकॉज सर्वाइवरशिप का मतलब क्या है कि अगर किसी को-पार्टनर की डेथ हो गई तो अदर को-पार्टनर को उसका शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि
पार्टीशन करने के बाद 100% हो गया कि आपका जो शेयर है वो आपके एयर्स को मिलेगा इन केस डेथ हो जाती है तो, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम क्लेम्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो अगर कोई क्लेम आता है जॉइंट फैमिली पे तो वो उससे फ्री हो सकता है बिफोर द क्लेम, अगर वो सेपरेशन कर ले या फिर वो अलग हो जाए तो। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पर्सन इंटाइटल्ड टू डिमांड पार्टीशन। तो कौन कौन लोग जो है वो पार्टीशन को डिमांड कर सकते हैं, किसके पास ये राइट है कि किसके कहने पे पार्टीशन हो जाएगा। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर कह दे कि भाई इस फैमिली का पार्टीशन करा दो, तो आंसर इज नो, नहीं हो सकता। तो उस फैमिली में आपको बिलोंग करना जरूरी है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो है या जॉइंट फैमिली में जो है द राइट टू डिमांड पार्टीशन बिलोंग्स ओनली टू दोज हु आर को पार्टनर्स, ठीक है। तो को पार्टनर्स जो है सिर्फ वही लोग डिमांड कर सकते हैं। और को पार्टनर कौन होता है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि को पार्टनर कौन होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पर को पार्टनर में एक चीज ऐड ऑन हुई थी 2005 कि जो फीमेल्स हैं वो भी को पार्टनर मानी जाएंगी, पहले नहीं थी पर 2005 से ये चीज शुरू हो गई। तो जैसे ही अब फीमेल का बर्थ भी होगा आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एक्ट, तो वैसे ही क्या होगा, वो भी उस चीज की को पार्टनर होंगी। प्लस जो फीमेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी बिफोर द एक्ट और एक्ट आने के बाद भी उनकी लाइफ कंटिन्यू होती है, तो उनको भी को पार्टनर माना जाएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फादर अलाइव है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स जो है वो डिस्कस करे हुए हमने पहले ही डिस्कस करे हैं कि डॉटर्स को भी राइट मिल गया कि को पार्टनरी का एट द टाइम ऑफ हिज हर बर्थ, ठीक है। देन फर्स्ट प्रिंसिपल इज every co-partner whether male or female has right to demand partition at any time, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, कौन डिमांड कर सकता है, कोई भी को-पार्टनर हो जिसके पास उस प्रॉपर्टी पे राइट हो और को-पार्टनर हो तो क्या होगा, वो पार्टीशन डिमांड कर सकता है एट एनी टाइम। अब को-पार्टनर कौन होता है, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो मिताक्षरा और दया भागा का कंसेप्ट हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो मिताक्षरा लॉ अ को-पार्टनर इज द नैरोअर बॉडी विद इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। Not all family members are co-partners. For example, wives, widows are members of the family but not partners. ठीक है, तो ये हम समझ ही चुके हैं कि कौन होगा को-पार्टनर, फादर है, ठीक है, इसकी वाइफ है, ठीक है, पर इसके कितने बच्चे हैं, सपोज दैट S1, S2 एंड D, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी शादी हो गई, W1 आ गई, ठीक है, W2 आ गई और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गए, ठीक। अब भी ये क्या है, शादी के बाद भी ये क्या है, यहाँ की को-पार्टनर है, ठीक है। अब क्या है, S1 और S2 के साथ W1 एंड W2 आ गई, क्या वाइफ भी को-पार्टनर हो जाएंगी? द आंसर इज नो, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज को-पार्टनर्स बिकॉज इस भी फैमिली से आएंगे। सपोज दैट ये F1 की डॉटर थी और ये F2 की डॉटर थी, ठीक है, तो ये इनकी फैमिली में को-पार्टनर्स होंगी, तो इसलिए ये इन लॉज की फैमिली में को-पार्टनर्स नहीं मानी जाती, ठीक है। देन उसके बाद द फॉलोइंग पर्संस आर को-पार्टनर्स, ये मैंने लिस्ट बना दी है। सबसे पहले क्या है, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है, अप टू 4 जनरेशन से हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद डॉटर्स बाय 2005 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देन उसके बाद अडॉप्टेड सन एंड अडॉप्टेड डॉटर्स। तो हमने जब अडॉप्शन का प्रिंसिपल पढ़ा था इन द फैमिली लॉ, तो हमने पढ़ा था जैसे ही पर्सन अडॉप्ट हो जाता है या कोई भी लोग अडॉप्शन कर लेते हैं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से उसके पास वो सारे लीगल राइट्स होते हैं जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के पास होते हैं, ठीक है। तो अडॉप्टेड सन एंड अडॉप्टेड डॉटर्स भी जो है वो नेचुरल बॉर्न की तरह ट्रीट किए जाते हैं और बायोलॉजिकल ट्रीट होने की वजह से क्या होता है, उनके पास भी सेम राइट होते हैं, तो इसलिए वो भी क्या हो जाते हैं, को-पार्टनर्स। देन उसके बाद पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पार्टीशन में अगर देखें तो कौन कौन है, फादर है ऑब्वियसली बिकॉज ही इज द को-पार्टनर। देन तो फादर के पास क्या है, राइट टू डिमांड इफेक्ट पार्टीशन है बिटवीन हिमसेल्फ एंड सन्स, ठीक है। He can divide property even without the consent of the sons, provided division is fair and equal. तो कंसेंट की भी जरूरत नहीं है बच्चों की, बल्कि क्या होना चाहिए, ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो डिवीजन हुआ है वो फेयर हुआ है और वो इक्वल हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद he cannot give himself a larger share than others, ठीक है। तो बाकी लोगों की तुलना में अपने आप को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता या ज्यादा बड़ा शेयर नहीं दे सकता, इक्वल डिवीजन करना पड़ेगा। देन उसके बाद कौन कर सकता है, सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये क्या है, को-पार्टनर्स है बाय बर्थ, इनके पास राइट है। देन उसके बाद देखो तो सब मेल को-पार्टनर्स के बाद मेल को-पार्टनर्स के पास ये राइट्स है, ठीक है। देन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फादर इज अलाइव और नॉट, तो फादर का अलाइव होना या ना होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल हो गया। देन आगे चलते हैं, उसके बाद आता है क्या, डॉटर का राइट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट के बाद ये राइट्स आ गया, उसके बाद शी बिकम्स को-पार्टनर बाय बर्थ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड शी कैन आल्सो डिस्पोज ऑफ हर शेयर बाय विल और गिफ्ट, ठीक है। तो जब पार्टीशन डिमांड कर लेगी और पार्टीशन होने के बाद उसका शेयर सर्टेन हो जाएगा, तो सेम उसके पास भी को-पार्टनर्स वाले राइट आ जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ तो क्या, मदर, तो मदर क्या है, शी इज नॉट अ को-पार्टनर बट शी इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बिटवीन हर सन्स, ठीक है।
शी कैन नॉट डिमांड पार्टीशन ऑन हर ओन, बट व्हेन पार्टीशन अकर्स शी मस्ट बी गिवन एन इक्वल शेयर विद हर सन्स। ठीक है, तो बेशक मदर क्या है, मदर को पार्टनर नहीं है, पर वो को पार्टनर नहीं है इसलिए वो डिमांड भी नहीं कर सकती पार्टीशन, पर जब भी पार्टीशन होगा उनको इक्वल शेयर मिलेगा एज अ को पार्टनर। ठीक है, देन विडो की अगर हम बात करें, फैमिली में मान लो बच्चे की कोई विडो है, ठीक है, अ विडो कैन नॉट डिमांड पार्टीशन इन हर ओन राइट, हाउएवर शी रिप्रेजेंट्स हर डिसीज्ड हस्बैंड्स इंटरेस्ट इन द को पार्टनरी। ठीक है, तो हस्बैंड का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है एज अ लीगल हेयर, तो वो जो है क्या होता है, शी कैन क्लेम हिज शेयर व्हेन अ पार्टीशन टेक्स प्लेस। तो जब भी पार्टीशन होता है तो विडो जो है वो अपने हस्बैंड के बिहाफ पे उसका शेयर दे सकती है। ठीक है, देन उसके बाद माइनर को पार्टनर को अगर देखें तो माइनर को पार्टनर कैन नॉट पर्सनली स्यू फॉर पार्टीशन, तो ऑब्वियसली स्यू नहीं कर सकता माइनर को पार्टनर। ठीक है, बट गार्जियन कैन स्यू। ठीक है, तो माइनर के बिहाफ पे हमेशा कौन काम करता है, गार्जियन काम करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। ठीक है, तो इसलिए माइनर के बिहाफ पे माइनर खुद स्यू नहीं कर सकता, बल्कि उसके गार्जियन को स्यू करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद कोर्ट्स केयरफुली एग्जामिन whether the partition is beneficial to the minor before granting it। ठीक है, तो कोर्ट्स के पास अगर जाता है केस कि हम पार्टीशन डिमांड करते हैं, सूट फॉर पार्टीशन जाता है, तो कोर्ट्स जो है इन केस ऑफ माइनर ये देखते हैं कि क्या वो जो है वो पार्टीशन जो है वो बेनिफिशियल फॉर द माइनर है या नहीं। अगर बेनिफिशियल होता है तो ही अलाउ करते हैं, उसमें एक चीज हो सकती है ना कि हो सकता है गार्जियन अपने फेवर के लिए करा रहा हो, ये चीज कोर्ट ऑब्जर्व करती है। देन आगे चलते हैं, एलियनी और परचेजर ऑफ द को पार्टनर शेयर। मान लो कि कोई शेयर अभी तक एलोकेट नहीं हुआ, डिफाइन नहीं हुआ, और बंदे ने बोल दिया कि मेरा इसमें शेयर था, जो भी शेयर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, और उसने पहले ही पैसे दे लिए, पहले ही बेच दिया उसे। ठीक है, तो इफ अ को-पार्टनर सेल्स हिज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट टू एन आउटसाइडर, द परचेजर कैन नॉट डायरेक्टली डिमांड पार्टीशन। तो डायरेक्टली परचेजर जो है डिमांड नहीं कर सकता पार्टीशन, बट कैन आस्क द कोर्ट टू हैव अ शेयर ऑफ द सेलिंग को-पार्टनर सेपरेटेड एंड एलोकेट टू हिम। ठीक है, तो जब भी पार्टीशन होगा तो कोर्ट में जाके ये चीज कह सकता है, जो पार्टनर जो को-पार्टनर था उसका शेयर उसने खरीदा था, तो उसका शेयर उसको दे दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इलेजिटिमेट सन, जो नाजायज बच्चे होते हैं, मतलब आउटसाइड द वेडलॉक जो बच्चे होते हैं, क्या वो बच्चे मांग सकते हैं? तो ट्रेडिशनली इलेजिटिमेट सन जो है वो इंटाइटल नहीं है डिमांड करने के लिए पार्टीशन, बिकॉज हमने क्लियरली पढ़ा था फैमिली लॉ में कि जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे तो इनहेरिट कर सकते हैं, पर ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉडर्न जुडिशियल ट्रेंड्स legislation have conferred certain rights on inheritance, but their position as co-partners is still restricted compared to the legitimate children। ठीक है, तो co-partners की तरह नहीं कर सकते, पर अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, उस पे अलाउड है, उनके पास राइट है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब कौन लोग जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है पार्टीशन के लिए, नॉट इंटाइटल्ड। तो सबसे पहले वाइफ, हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाइफ के पास ऐसी पावर नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद मैरिड डॉटर्स बिफोर 2005, 2005 से पहले क्या था, मैरिड डॉटर्स के पास ऐसा राइट नहीं था कि वो पार्टीशन डिमांड कर सके। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, स्ट्रेंजर्स, तो जो फैमिली के बाहर है उनके पास भी ऐसा राइट नहीं था। ठीक है, देन उसके बाद इलस्ट्रेशंस है, ये आप देख लेना, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशंस है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं सारी। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है प्रैक्टिकल पॉइंट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो राइट टू डिमांड पार्टीशन है वो एब्सोल्यूट राइट है, ये हमें समझ में आ चुका है, बिकॉज एक बंदा को पार्टनर है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ही कैन डिमांड पार्टीशन। ठीक है, देन उसके बाद हाउएवर इफ पार्टीशन इज डिमांडेड मैलिफाइड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस द कोर्ट मे रिफ्यूज रिलीफ। ठीक है, तो अगर फ्रॉडुलेंट पर्पस से हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर फ्रॉडुलेंट पर्पस से हो रही है तो कोर्ट के पास पूरा राइट है कि उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। देन आगे चलते हैं, तो जो पार्टीशन की डिमांड है वो किस तरीके से हो सकती है, ये भी हम समझ चुके हैं कि जो पार्टीशन का इंटेंशन है वो ओरल, रिटन, हर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ओरल, रिटन और इम्प्लाइड थ्रू कंडक्ट। ठीक है, तो ये हम समझ ही चुके हैं कि या तो ओरल बोल दो, आप मुंह से बोल दो, या फिर राइटिंग में सबको नोटिस दे दो, या फिर इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट के थ्रू दिखा दो कि आप पार्टीशन चाहते हो। ठीक है, देन उसके बाद इफेक्ट्स अगर देखें, क्या है इफेक्ट्स, वंस डिमांडेड द जॉइंट स्टेटस कम्स टू एन एंड। ठीक है, तो जैसे ही डिमांड हो जाएगा वैसे क्या होगा, डिवीजन ऑफ राइट वाला प्रिंसिपल याद करो, वो हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद शेयर ऑफ को-पार्टनर्स बिकम डेफिनाइट, ये भी हो गया। ठीक है, देन फ्रॉम दैट पॉइंट इनहेरिटेंस टू द शेयर इज बाय सक्सेशन नॉट सर्वाइवरशिप। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से सर्वाइवरशिप का खत्म और सक्सेशन का। ठीक है, देन आगे चलते हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्टीशन, हाउ इफेक्टेड एंड सूट फॉर पार्टीशन। तो पार्टीशन आपने मांग लिया, आपने जो है डिमांड कर दिया, पर पार्टीशन को इफेक्ट कैसे किया जाएगा और सूट फॉर पार्टीशन क्या चीज है, तो ये देख लेते हैं। तो लीगल प्रोसेस है हर चीज का, तो को-पार्टनरी एंड हो जाएगी जैसे ही आपने अपना पार्टीशन मांगा, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। ठीक है,
देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब का इफेक्ट देखते हैं। तो वेरियस वेज में इफेक्टेड हो सकता है। कैसे? सबसे पहले बाय एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट डीड या फैमिली सेटलमेंट डीड, ठीक है। देन थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, दो ही तरीके हैं, या तो आप म्यूचुअली कर लो या फिर कोर्ट इंटरवेन करेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हाउ अफेक्टेड में अगर देखें तो दैट इज डिफरेंट मेथड्स यूजिंग व्हिच द पार्टीशन कैन बी ब्रॉट अबाउट, ठीक है। तो सेकंड क्या है? सूट फॉर पार्टीशन, दैट इज द जुडिशियल प्रोसीजर, ठीक। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जुडिशियल प्रोसीजर कब होता है? जब पार्टीज खुद एग्री ना करें, अपने बीच में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तब जुडिशियल को इंटरफेयर करना पड़ता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे क्या? हाउ इफेक्टेड। तो हिंदू लॉ कैन बी इफेक्टेड मल्टीपल वेज। कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले पार्टीशन बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। तो जहां पर क्या हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि पूरा परिवार बैठता है और पूरा परिवार बैठ के पार्टीशन को डिसाइड कर लेता है, किसका कितना शेयर बनता है, और राजी खुशी वो लोग अलग हो जाते हैं। राजी खुशी वो लोग सारी चीजों का डिवीजन कर लेते हैं खुद ही, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी दिक्कत के। तो क्या है? दैट इज द म्यूचुअल पार्टीशन, ठीक है। तो इसमें समझ लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऑब्वियसली इसमें सारे ही लोग एग्री कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। देन द शेयर्स आर डिटरमाइंड एंड प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इधर फिजिकली और नोशनल, मतलब जहां पर फिजिकली मतलब एक्चुअल पार्टीशन हो गया, और नोशनल मतलब कि मनोस्थिति में पार्टीशन हो गया, ठीक है। दैट इज एलोकेशन ऑफ पोर्शन और वैल्यू, जो हमने डिस्कस किया था F1 एंड S2, ठीक है। ये तीनों लोग अभी रहते साथ में ही हैं, पर क्योंकि मान लो S2 ने पार्टीशन डिमांड कर दिया था, तो उस केस में क्या होगा? 1/3 1/3 1/3 डिवाइड हो गया, सबका शेयर एलोकेट हो गया, पर अभी भी रहते साथ में, दैट इज नोशनल पार्टीशन, ठीक है। देन उसके बाद रिटन डीड ऑफ पार्टीशन इज ऑफन एग्जीक्यूटेड टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई सिटिंग से म्यूचुअली कोई चीज डिसाइड होती है, तो उसके बाद जनरली ये प्रेफर करा जाता है कि उसको इन राइटिंग कर लो, ताकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट ना हो। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया इस चीज का। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या आता है? पार्टीशन बाय फादर। जब फादर के पास राइट है कि वो पार्टीशन कर दे और अपने बच्चों को, मतलब अपने को पार्टनर्स को सारे उसके अधिकार दे दे, फेयर एंड इक्वल, ठीक है। तो मिताक्षर में स्पेशल राइट है, एंड फिर हिमसेल्फ एंड हिज सन्स जो है कर सकता है विदाउट फ्री कंसेंट, तो उनकी कंसेंट भी जरूरत नहीं है। देन ही कैन आल्सो डिसाइड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स प्रोवाइडेड द डिवीजन इज फेयर, इक्वल एंड फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी। तो ऐसा ना हो कि एक बच्चे को ज्यादा प्यार करता हो, एक बच्चे को कम प्यार करता हो, तो वो ज्यादा बच्चे को प्यार करने वाले बच्चे को ज्यादा शेयर दे दे और कम वाले को कम दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी से फ्री होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद द राइट हाउएवर डज नॉट एक्सटेंड टू मदर और अदर फीमेल मेंबर्स, ठीक है। तो ये राइट मदर के पास नहीं है, मदर को सिर्फ शेयर मिलता है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉज होते हैं, ये देख लेना आप लोग, कोई भी एक दो केस लॉज देख लेना, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप मेंशन करोगे ही करोगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, पार्टीशन बाय डिमांड, मतलब जब को पार्टनर डिमांड करते हैं पार्टीशन को, ठीक है। तो को पार्टनर जो है वो क्लियर और अनइक्विवोकल डिमांड करते हैं सेपरेट होने के लिए, तो पार्टीशन होता है, ठीक है। डिमांड कैन बी ओरल, रिटन और एक्सप्रेस थ्रू कंडक्ट, समझ चुके हैं। वंस डिमांड इज कम्युनिकेटेड द जॉइंट स्टेटस एंड्स, ये भी हम समझ चुके हैं। जिस वक्त, जिस दिन ऐसी डिमांड हो गई, उस वक्त जॉइंट स्टेटस ऑफ द फैमिली खत्म हो जाता है, और उसी वक्त पर्संस के जितने भी लोग एग्जिस्टिंग हैं उनके शेयर्स जो हैं एलोकेट हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक्चुअल डिवीजन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन ये केस लॉ है राघवा वर्सेस चेचम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है फॉर फैमिली लॉ, मतलब फॉर सक्सेशन, या कहूं तो फॉर को-पार्टनरी या फिर हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, ठीक है। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या? पार्टीशन थ्रू नोटिस, ठीक है। जहां पर नोटिस दे दिया एक को-पार्टनर ने, सारे को-पार्टनर को पार्टीशन चाहते हैं हम, ठीक है, अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है, इसके थ्रू पार्टीशन एग्जीक्यूट होता है। देन उसके बाद पार्टीशन बाय कन्वर्जन और रिनंसिएशन, ठीक है। तो कन्वर्ट होकर या संन्यास का मार्ग चूज करके जो है पार्टीशन हो सकता है। इफ अ को-पार्टनर रिनाउंसेस हिज इंटरेस्ट द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अदर्स, ही रिजल्ट्स इन द पार्टीशन ऑफ हिज, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर क्या आता है? कन्वर्जन में भी सिमिलरली उसका शेयर जो है सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद पार्टीशन बाय विल और टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पार्टीशन तरीके से हो सकता है, थ्रू विल भी हो सकता है, मतलब वसीयत, ठीक है, और या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता हो, ठीक है। तो फादर कैन थ्रू अ विल डिवाइड प्रॉपर्टी अमंग हिज heirs सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ सक्सेशन एंड को-पार्टनरी राइट्स, ठीक है। तो फादर है, उन्होंने पार्टीशन तो नहीं करा, ठीक है, उनके दो बच्चे हैं S1 एंड S2, ठीक है। उन्होंने पार्टीशन नहीं करा, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया? विल कर दिया, और विल से उन्होंने अपने शेयर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या है? However, co-partner cannot dispose of joint family property by will unless partition has taken, ठीक है। तो जब तक पार्टीशन होता नहीं है
तब तक उस चीज को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, पार्टीशन बाय आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये एडीआर का प्रोसेस है, मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, कि भाई हम आपस में समझा नहीं पा रहे पर हम कोर्ट भी नहीं जाना चाहते, हम धक्के भी नहीं खाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेशन या मीडिएशन में चले जाएंगे और जो हमारा आर्बिट्रेटर होगा या मीडिएटर होगा वो हमें एक एमिकेबल सेटलमेंट करा देगा, मतलब हम लोग साथ में आ जाएंगे एक आर्बिट्रेटर और मीडिएटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर या मीडिएटर जो होता है वो साइन करके उस चीज को बाइंडिंग बना देता है, दोनों पार्टीज के साइन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है क्या, पार्टीशन बाय सूट। तो कोर्ट चले जाओ सीधा, अगर आप नहीं कर सकते, घर में बैठ के सॉर्ट नहीं हो रहा, आर्बिट्रेशन मीडिएशन से सॉर्ट नहीं हो रहा, तो आप सीधा कोर्ट चले जाओ और कोर्ट में जो है सूट फाइल कर दो और फिर जो है पार्टीशन कंडक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, पार्टीशन बाय कंडक्ट, जहां पर एक व्यक्ति ने, मतलब एक को पार्टनर ने अपने कंडक्ट से सेपरेट स्टेट बना लिया है, मतलब सेपरेट चीजें कर ली हैं, अलग कर लिया है अपने आप से, जैसे मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट, लिविंग सेपरेटली और डिवाइडिंग इनकम कैन इंप्लाई अ डी फैक्टो पार्टीशन, मतलब बेसिस ऑन द फैक्ट ऑफ द केस वो चीज पार्टीशन मान ली जाती है। ठीक है, देन ये केस लॉ है, ये देख लेना फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन आगे चलते हैं, फिर आता है क्या, सूट फॉर पार्टीशन। अब इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि जहां पर कोर्ट जो है इंटरफेयर करेगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रेफर केस, या तो एमिकेबली सेटल हो जाता है बिटवीन द फैमिली थ्रू मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो ये आ जाता है दैट इज सूट फॉर पार्टीशन। ठीक है, तो सूट फॉर पार्टीशन में अगर देखें तो सबसे पहले ये आता है कि कौन सा सूट है और कौन फाइल कर सकता है। तो कौन सा सूट है, मतलब सूट किस चीज का है, पार्टीशन का सूट है, कौन फाइल कर सकता है, सबसे पहला कोई भी को पार्टनर फाइल कर सकता है, इंक्लूडिंग डॉटर्स, आफ्टर 2005 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड माइनर को पार्टनर को कैसे करना पड़ेगा, गार्जियन के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, परचेजर ऑफ द को पार्टनर्स अनडिवाइडेड शेयर कैन आल्सो सीक सेपरेशन ऑफ द शेयर। तो अगर किसी ने किसी को पार्टनर का शेयर पहले ही खरीद लिया डिवाइड होने से पहले, तो उसका सेपरेशन क्लेम कर सकता है थ्रू द केस। ठीक है, देन आगे चलते हैं, विडोज और जो मदर्स हैं उनको राइट नहीं करने का, पर उनके पास क्लेम करने का अधिकार है, जैसे पार्टीशन इंडिकेट होगा वैसे ही। ठीक है, देन उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट अगर हम देखें तो हम सीपीसी में चले जाएंगे, और सीपीसी में जो सेक्शन नंबर 9 है वो क्लियरली कहता है कि जो सिविल सूट है वो लोएस्ट लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, और लोएस्ट लेवल का मतलब क्या है, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ठीक है, देन उसके बाद ये ऑर्डर्स है, ये मैंने आपके पासिंग रेफरेंस के लिए लिख दिया है, आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, पर अभी उतना ज्यादा इस पे एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ लो कि सेक्शन नंबर 9 में सूट्स बताए हैं कि सिविल केसेस के, सिविल नेचर के किस टाइप के सूट्स होते हैं, तो वो चीज मेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन, तो सिविल कोर्ट में ही जाएंगे, ऑब्वियसली ये चीज तो क्लियर ही होती है, बिकॉज इट इज सिविल केस। तो सिविल कोर्ट में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, सीपीसी बताता है, सेक्शन नंबर 9 बताता है, ऑर्डर नंबर 20 एंड रूल 18 बताता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, उसके बाद क्या आता है, पार्टीज टू द सूट। अब भाई आपने डिसाइड कर लिया कौन सा सूट, आपने डिसाइड कर लिया कौन फाइल करेगा, अब किसके अगेंस्ट फाइल होगा, ऑब्वियसली सारे को पार्टनर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऑल को पार्टनर्स मस्ट बी मेड पार्टीज। तो अगर कोई भी मान लो 5 को पार्टनर्स थे, 5 में से 4 को बना लिया, 1 को नहीं बनाया, तो वो जो डिक्री होगी वो किसी काम की नहीं है फॉर दैट को पार्टनर। ठीक है, देन उसके बाद इफ सम मेंबर्स आर नॉट इम्प्लीटेड द डिग्री में नॉट बी बाइंडिंग ऑन देम। ठीक है, देन आगे चलते हैं, फिर आता है क्या, रिलीफ ग्रांटेड बाय कोर्ट। तो रिलीफ क्या देगा, सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी डिग्री देते हैं कोर्ट। ठीक है, तो जब भी कोर्ट जाते हैं तो उसमें 2 टाइप की डिग्री आपको याद रखनी है, प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब क्या है कि अभी फाइनल सूट डिसाइड नहीं हुआ, अभी फाइनल केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि इनिशियल फेज है, बीच की फेज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, declares shares of all parties, example A, B, C each entitled to 1/3। ठीक है, then final decree का मतलब क्या है, actually divides the property by metes and bounds and allots specific portion। ठीक है, तो पहले क्या करा, पहले वही जो डिवीजन ऑफ राइट जो हमने पढ़ा था, तो पहले वही होता है प्रिलिमिनरी डिग्री में, एंड फाइनल डिग्री में क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, देन उसके बाद ये केस लॉ है, ये देख लेना, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। ठीक है, ये देख लेना, देन आगे चलते हैं, अब आता है क्या, प्रिंसिपल्स इन पार्टीशन सूट। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहला होता है क्या, इक्वालिटी ऑफ शेयर्स। तो शेयर जो होंगे वो इक्वल होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, कि अगर को पार्टनर है तो उसको इक्वल शेयर मिलेंगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोनों ही सब्जेक्ट टू पार्टीशन होती है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मूवेबल या सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो जॉइंट फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली के अंदर आती होगी वो सारी ही सब्जेक्ट टू पार्टीशन होगी। देन उसके बाद इनडिविजिबल प्रॉपर्टी, तो अगर प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो, जैसे एक हाउस, ठीक है, इट में बी अलॉटेड टू वन को पार्टनर विद मॉनेटरी कंपनसेशन टू अदर्स। ठीक है, तो एक को पार्टनर को मान लो घर दे दिया और बाकी को पार्टनर को उस घर के कुछ पैसे कंपनसेशन में दिलवा दिए। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो मींस प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो कि उस जगह से उस प्रॉपर्टी से आ रहे हैं।
तो प्रॉफिट अर्न बाय वन को पर्सन फ्रॉम द जॉइंट प्रॉपर्टी आफ्टर डिमांड ऑफ पार्टीशन मस्ट बी अकाउंटेड फॉर एंड एडजस्टेड। ठीक है, तो मान लो डिमांड हुई थी 15 तारीख को और ये मान लो जजमेंट आई 30 तारीख को। तो ठीक है, तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर 15 दिन में मान लो ये 15 दिन है, उस 15 दिन के अंदर क्या हुआ, एक्स एक को पार्टनर था जिसके हक के मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी का प्रॉफिट जा रहा था। ठीक है, एक प्रॉपर्टी से रेंट आता था तो उसके पास जा रहा था। ठीक है, तो 15 दिन का जो रेंट हुआ मींस प्रॉफिट हुआ, और जो मींस प्रॉफिट होगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा इन द पार्टीशन। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट। तो सूट फाइल करने का इफेक्ट क्या है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। सबसे पहले वेरी एक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट फॉर पार्टीशन अमाउंट्स टू डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू सेपरेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटेंशन टू सेपरेट तो हो ही जाता है, मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि जैसे ही आपने सूट फाइल करा जजमेंट आएगी, सब चीजें बाद में होंगी, पर उस दिन से सेम डे से ये हो जाएगा कि आपका इंटेंशन टू सेपरेट है। फिर उसके बाद इट सेवर्स द जॉइंट स्टेटस इवन इफ एक्चुअल डिवीजन इज पेंडिंग। तो जॉइंट स्टेटस को अलग कर देता है। ठीक है, बेशक एक्चुअल डिवीजन पेंडिंग हो पर मेंटल डिवीजन ये हो जाता है, डिवीजन ऑफ राइट उसी से मान लिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद ये केस लॉ है, तो ये केस लॉ देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज रेस्ट जुडिकाटा एंड पार्टीशन सूट्स। तो रेस्ट जुडिकाटा जो बेसिकली है वो सेक्शन नंबर 11 सीपीसी में प्रोवाइडेड है, और रेस्ट जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ऑफ सीपीसी। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल प्रोविजन हम करने वाले हैं, पर तब जब आपका सीपीसी आएगा। अभी मैं पासिंग रेफरेंस में बता देता हूं कि अगर एक कोर्ट, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से जजमेंट आ गई एक पर्टिकुलर मैटर की जहां पे पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन एक ही था, वहां पर जजमेंट आ चुकी है, तो दूसरे कोर्ट में सेम चीज सेम कोर्ट में, मतलब सेम पावर के कोर्ट में दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन को सेम पार्टीज के बीच में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो दैट इज द रेस जुडिकाटा सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो अगर पार्टीशन सूट जो है ऑलरेडी डिसाइड हो गया तो फ्रेश सूट जो है वो बार्ड है, नहीं इन द सेम कोर्ट। अपील हो सकती है, सेम कोर्ट में नहीं हो सकते। ठीक है, मान लो जूनियर डिवीजन का बेंच था, एक जज सिविल जज जूनियर डिवीजन था। ठीक है, और सिविल जज जूनियर डिवीजन दूसरे एरिया का लगता है। ठीक है, मान लो गाजियाबाद का लगता है। ठीक है, और ये मान लो लोनी का लगता है। ठीक है, अब मान लो कि यहां से वाले जज ने, इनके पास पूरी पावर थी, कॉम्पिटेंसी थी, इन्होंने जजमेंट डिसाइड कर दिया, केस डिसाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम चीजों पे हम लोनी वाले के पास चले जाएं क्योंकि उसके पास भी कॉम्पिटेंसी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देन उसके बाद अर्लियर पार्टीशन वाज पार्शियल और डिफेक्टिव, द फ्रेश सूट में बी फाइल्ड फॉर रिमेनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि गाजियाबाद वाले कोर्ट के पास पावर नहीं थी और उसने फिर भी पार्टीशन करा दिया, तब जाकर के आप लोनी वाले पे कर सकते हो, बिकॉज इट इज डिफेक्टिव, इट इज आउटसाइड द पावर्स ऑफ द। ठीक है, देन आगे चलते हैं। फिर आता है क्या, कॉम्प्रोमाइज डिग्री। कॉम्प्रोमाइज डिग्री का मतलब क्या है, जहां पर आपने केस शुरू तो कर दिया, केस शुरू होने के बाद आपको जज साहब ने मौका दिया कि भाई मीडिएशन में सेटल कर लो, और मीडिएशन में सेटल कर लिया, या मान लो केस लड़ते लड़ते थक गए, नहीं जाने का मन कर रहा है कोर्ट, दोनों पार्टीज बैठी और पार्टीज ने बाहरी मैटर सेटल कर दिया, तो कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास हो जाती है। ठीक है, तो अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया बिटवीन द पार्टीज, और ये कॉम्प्रोमाइज कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वॉलंटरली एंड साइंड बाय ऑल द पार्टीज होना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज डिग्री हो जाती है। देन उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजंस है ये। ठीक है, तो ये आप देख लो एक बार, हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो को पर्सनल राइट्स की बात करता है फॉर द डॉटर्स। फिर किसी का सेक्शन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बात करता है क्या, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड, और जो बताता है कि सिविल कोड में सारे सिविल केसेस अलाउड होते हैं। देन आगे चलते हैं। ठीक है, देन ऑर्डर नंबर 20 रूल 18। तो ऑर्डर नंबर 20 ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 20 कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ठीक है, रूल 18 ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्री इन पार्टीशन सूट्स को पावर देता है कोर्ट को। देन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करें तो हम अब बन चुका है क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट भी है जो इंपॉर्टेंट है फॉर कि आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि उस वक्त आपका इंटेंशन था पार्टीशन का, नहीं था। देन डिमांड, आपका डिमांड क्या था, एंड कंडक्ट क्या था, कि पार्टीशन आप कब से मांग रहे हो। ठीक है, मान लो आपने सबको इंटेंशन पहले ही दे दिया था, मतलब डिवीजन ऑफ राइट की अगर मैं बात करूं, मान लो 1 साल पहले आपने डिवीजन ऑफ राइट का सबको आपने दे दिया था कि आप सेपरेट हो चुके हो जॉइंट फैमिली स्टेटस से, पर फिर भी एक्चुअल पार्टीशन नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में जब मान लो 1 साल बाद जब उस फैमिली में एक बच्चा और आ गया है, तो शेयर आपका कम होने की बात आ गई। अब मान लो आप कोर्ट जाते हो तो आपको ये एविडेंस एक्ट के थ्रू प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कब डिवीजन ऑफ राइट कर दिया था, तो उस डेट से कैलकुलेट होगा आपका शेयर। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, तो बेसिकली ये केस लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर देख लेना डिटेल में अगर आपको कहीं से मिल जाए तो। ठीक है, देन उसके बाद ये केस लॉज आप देख लेना, तो 2-3 केस लॉज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और टॉपिक मैंडेटरी है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे केस लॉज खत्म हो गए, एंड फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये कंक्लूजन एक बार आप, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी और हो गया। अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन या फिर रीयूनियन। मतलब
पार्टीशन एक बार हो गया, खत्म हो गया, केस खत्म, फाइल चली गई रद्दी में, और बहुत धूल मिट्टी चढ़ने के बाद भाई अब रीओपन कर दो, कोई लोग रह गए थे, ठीक है, तो दैट इज द रीओपनिंग, कि आप केस को रीओपन करवा लो। या फिर रीयूनियन की पार्टीशन हो गया, अब फिर से हमारे अंदर का प्रेम जाग गया, हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, जॉइंट फैमिली में आना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या है, पार्टीशन अंदर हिंदू लॉ इज नॉर्मली फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है। तो ये ऑब्वियस हो गया कि पार्टीशन अगर एक बार हो गया है तो फाइनल है, बिकॉज लोग क्या हो गए, लोग इंडिपेंडेंट अपने शेयर के मालिक हो गए। अब कुछ लोगों ने वो शेयर रखा, कुछ लोगों ने बेच दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है, ठीक है। पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या है कि भाई लॉ है तो इनजस्टिस तो नहीं होना चाहिए, तो इनजस्टिस को रोकने के लिए कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनाए हैं, जिसमें रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन हो सकता है या रीयूनियन हो सकता है आफ्टर द पार्टीशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले रीओपनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। रीओपनिंग का मतलब क्या है, सेटिंग असाइड, मॉडिफाइंग, रीएडजस्टिंग अ पार्टीशन ऑलरेडी इफेक्टेड, ठीक है। तो या तो सबसे पहला क्या है, सेटिंग असाइड, आपने डिक्री ऑफ द पार्टीशन को सेट असाइड मतलब खारिज करा दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दिया, ठीक है। देन मॉडिफाई करा दिया, मान लो डिक्री में हर एक को पर्सन का शेयर डिसाइड हुआ था 1/7, पर आपने जब कैलकुलेशन बिठाई तो होना चाहिए था 1/6, तो आपने वो प्रूफ कर दिया, तो दैट विल बी द मॉडिफाइड डिक्री, ठीक है। रीएडजस्टिंग अ पार्टीशन, तो रीएडजस्ट करा, आपने कोई को लेफ्ट आउट कर दिया था, उसको आपने इंक्लूड करा दिया, रीएडजस्ट करना, ठीक है। तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसी में ये चीजें करना, फेर बदल करना, ठीक है। तो किससे हो सकता है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज हो सकता है, या फिर कोर्ट की डिक्री से हो सकता है, ठीक है। तो या तो एक्ट ऑफ द पार्टी से पार्टीशन हुआ था तो उसको करा रहे हो, या फिर कोर्ट से हुआ है तो डिक्री से, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो अगर पार्टीशन हो चुका है तो पार्टीशन क्या है, फाइनल है, पर लॉ में कुछ रिकॉग्नाइज ग्राउंड्स हैं, लिमिटेड ग्राउंड्स, जो कि रीओपन कराने का पावर देते हैं। तो अब वो देख लेते हैं क्या है। तो जनरल रूल अगर देखें तो चाहे हिंदू लॉ हो चाहे कोई भी लॉ हो, तो उसमें एक जनरल रूल फॉलो किया जाता है कि अगर आपका इंटेंशन मेलाफाइड है, गंदा इंटेंशन है, तो कितना भी आप कहते रह जाओ वो कोई भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो जनरल इंटेंशन क्या है, बोनाफाइड होना चाहिए आपका, कंप्लीट पार्टीशन कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आप जो है अलाउ करा सकते हो अपना केस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ग्राउंड फॉर रीओपनिंग अगर देखें तो क्या है, तो सबसे पहला जो ग्राउंड आता है वो क्या है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीन चीजें हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते आ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गए, अब आप हिंदू लॉ में भी यही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज का मतलब क्या है, फ्रॉड से किसी को दबा दिया, किसी का शेयर, या किसी का शेयर छुपा दिया, झूठ बोल दिया, मिसरिप्रेजेंट कर दिया कि भाई कोई को-पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से किसी को अपना शेयर लेने नहीं दिया, तो दैट विल अ बेसिक ग्राउंड फॉर रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। तो अगर डिक्री जो थी, जो पार्टीशन था, वो ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी छुपा ली, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आपने बताया ही नहीं, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया को पर्सन को या किसी के राइट को, देन कोरिजन और अनडू इन्फ्लुएंस, किसी को धमका डरा धमका के आपने जो है अपने नाम पार्टीशन का शेयर ले लिया, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो जो एग्रीव्ड है, मतलब के अगेंस्ट ये हुआ, फ्रॉड, कोरिजन, अनडू इन्फ्लुएंस, वो को पार्टनर जो है उसके पास राइट है, वो पार्टीशन को रीओपन करा सकता है। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो यहां पर भी यही केस लॉ रिपीट हुआ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्टीशन इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या है, वॉइड प्लस एबल प्लस एबल, ठीक है। तो वॉइडेबल का मतलब क्या है कि किसी एक के अंदर इतनी दम है, इतनी पावर है, बाय द लॉ को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, ठीक है। देन एग्जांपल है देखना, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्या, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। या तो जो पार्टीशन था, जो डिक्री हुई, या फिर मान लो आपसी में बैठ के जो पार्टीशन हुआ, क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गलत हो गया, या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से गलत हो गया, लॉ गलत अप्लाई किया। जैसे 2005 के बाद अमेंडमेंट हुई थी, तो 2005 में क्या हुआ, 2006 में किसी बिटिया का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, और वो बच्ची को पार्टीशन में उसका राइट नहीं मिलता, तो दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक। उसके बेसिस पे हुआ तो डिक्री या फिर जो भी आपकी सेटलमेंट डीड थी वो रीओपन होगी, ठीक है। तो मिस्टेकन अबाउट ओनरशिप, जो ओनरशिप है उसके अकाउंट कोई मिस्टेक हुई। देन आगे चलते हैं। जो शेयर्स का कैलकुलेशन था वो गलत था, या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल राइट्स, ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं कि इस बेसिस पे इस प्रोविजन में चीजें आती हैं, तो बेसिकली लिमिटेड है, इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। देन ये केस लॉस, ठीक है। देन उसके बाद ये एग्जांपल हो गया ऑफ दिस प्रोविजन। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के वक्त जो कर्ता साहब थे, बड़े दिमाग वाले थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक महंगी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को छुपा दिया,
बताया ही नहीं कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। अब जब पार्टीशन हो गया तो पता लगा कि भाई साहब ये तो तब से प्रॉपर्टी है, जब पार्टीशन हुआ था तब भी ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, तो उस प्रॉपर्टी का तो पार्टीशन ही हुआ। तब उस केस में क्या होगा, पार्टीशन रीओपन हो सकता है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ओमिटेड, जानबूझ के आपने नहीं बताया, अननोन, पता ही नहीं था आपको भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, या छुपा ली गई, ठीक है। तो या तो आपने लिखा नहीं जानबूझ के, या आपने बताया नहीं जानबूझ के, या फिर आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो इस केस में जो है पार्टीशन रीओपन किया जा सकता है, ठीक है। अब ये केस लॉज है, और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, एंटायर पार्टीशन इज नॉट इनवैलिडेटेड, ओनली एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ओमिटेड प्रॉपर्टी इज मेड, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी नहीं आई, जैसे मान लो एबीसी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो ए और बी का पार्टीशन तो पहले ही हो चुका था, अब सी बाद में पता लगी कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी थी। अब क्या होगा, न्यू पार्टीशन में इनको नहीं उठाया जाएगा, बल्कि सिर्फ इसका पार्टीशन किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, माइनर्स इंटरेस्ट प्रेजुडिस्ड, ठीक है। जहां पर माइनर का जो इंटरेस्ट था उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए बोलने वाला कोई था ही नहीं, छोटा बच्चा था 1 साल का, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अगर अनफेयरली रिप्रेजेंट हुआ था माइनर, उसको मौका ही नहीं मिला, तो क्या होगा, पार्टीशन रीओपन होगा। देन मौका तो मिला था पर इनएडिक्वेटली जो है प्रोटेक्ट हुआ था, मतलब जो एडिक्वेट प्रोटेक्शन उसके इंटरेस्ट को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो पार्टीशन रीओपन होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, रीओपन कब होगा, ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, तो जब मेजोरिटी अटेन करोगे तब रीओपन। अब तय आता है कि मेजोरिटी मतलब 18 साल की एज। अब 18 साल की एज के बाद उसे पता ही नहीं लगा 3 साल 4 साल 5 साल कि भाई उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किस चीज की बात आ जाएगी, यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट की बात आ जाती है, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट जब आगे सिलेबस में आएगा हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल सिनेरियो में, तो उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लग जाती है, भाई हमें पता ही नहीं था हमारा कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो जिस डेट से आपको पता लगेगा उस डेट से माना जाएगा, ठीक। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, इनइक्वालिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, जो शेयर्स थे वो सबको इक्वल नहीं मिले, या उसके इक्वालिटी उसका डिवीजन में इक्वल डिवीजन में प्रॉब्लम थी, या फेयरली डिवाइड नहीं हुए, ठीक है। तो मेजर चीज क्या है, ग्रॉस इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ किसी को 15 रुपए मिलने चाहिए थे तो किसी को 14 मिल गए, तो ये क्या है, ये ग्रॉस इनइक्वालिटी नहीं है। तो अगर किसी को 15 मिलने चाहिए थे और किसी को 5 ही मिले हैं, तो ये ग्रॉस इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ग्रॉस अनजस्ट इनइक्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, पार्टीशन रीओपन होगा। और अगर उसको फ्रॉड और अनफेयरनेस के साथ जस्टिफाई कर दो तो मजा आ जाए, देन आगे चलते हैं, ठीक है। फिर ये केस लॉ आ जाता है आपका फॉर दिस प्रोविजन। उसके बाद आगे चलो, तो क्या है, व्हेन पार्टीशन कैन नॉट बी रीओपन, तो कब रीओपन नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली सबसे पहले कि फेयर एंड वॉलंटरली हुआ है, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन है, तो नहीं हो सकता, ठीक है। देन पार्टीज एक्टेड विद फुल नॉलेज, तो जब पार्टीज को पूरा नॉलेज था, मान लो एक प्रॉपर्टी के बारे में सबको पता था, तो किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया, अब बाद में आके बोल रहे हो, ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती। देन लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम एंड थर्ड पार्टी राइट्स हैव इंटरवीन, ठीक है। तो बहुत सारा 50 साल हो गए पार्टीशन हुए हुए, अब पता लगे आधे लोगों ने तो प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वो प्रॉपर्टी बिक गई, 10 बार प्रॉपर्टी बिक चुकी है, तो थोड़ी ना पार्टीशन रीओपन होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद रीयूनियन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रीयूनियन क्लियर ही है कि पहले अलग हो गए थे, अब फिर से यूनाइट हो गए, तो रिस्टोरेशन ऑफ जॉइंट स्टेटस, तो फिर से जॉइंट स्टेटस आ गया, ठीक है, पार्टीशन होने के बाद, तो रीयूनाइट हो सकते हैं और होल्ड प्रॉपर्टी अगेन हो सकता है, ठीक है। तो रीयूनियन जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता, आप साथ में रहने लगे इसका मतलब ये नहीं कि रीयूनियन हो गए, बल्कि क्लियर इंटेंशन एंड कंडक्ट होना चाहिए। सिमिलरली कि आप अलग होने वाला जो क्लियर इंटेंशन एंड कंडक्ट होता है, सेम इंटेंशन और कंडक्ट होना चाहिए इन केस ऑफ रीयूनियन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन यूनाइट हो सकता है, फादर एंड सन हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, पैटर्नल अंकल एंड नेफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो चाचा और भतीजे वगैरह, और भाई लोग, भाई बहन सिस्टर्स भी होगा, और फादर एंड सन भी हो सकते हैं, या डॉटर्स, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये केस लॉ है, देख लेना, ऑफ द रीयूनियन, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, सबसे पहला इंटेंशन टू रीयूनाइट, ठीक है। तो रीयूनाइट होने का एक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, मतलब अबैंडन सेपरेट स्टेटस एंड रिज्यूम जॉइंट फैमिली लाइफ, ठीक है। तो जो सेपरेट स्टेटस था उसको छोड़ दो, उसको त्याग कर दो, और जॉइंट फैमिली लाइफ को दोबारा से शुरू कर दो। देन एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो एक्सप्रेस हो, रिटर्न हो, या फिर ओरल हो, या फिर इम्प्लाइड हो बाय द कंडक्ट। देन में क्या आता है, सबसे पहले जॉइंट रेसिडेंस हो गया है, कॉमन मेस हो गया है, मतलब किचन जो है वो कॉमन हो गई है। देन जॉइंट मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होने लगा है, तो क्या है, वो चीज एक्सप्रेस हो जाएगी थ्रू एग्रीमेंट, ठीक है। देन आगे चलते हैं, देन ब्लेंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जो है सेपरेट प्रॉपर्टी मस्ट बी थ्रोन इनटू द कॉमन स्टॉक,
ठीक है, तो सबकी सेपरेट प्रॉपर्टी को कॉमनली वहां पर चीजों को हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ रीयूनियन अगर देखें तो रीगेन कोपार्सनरी स्टेटस, तो कोपार्सनरी स्टेटस जो है ऑफ द पार्टीज उसको रीगेन किया जा सकता है। प्रॉपर्टी हेल्ड आफ्टर रीयूनियन बिकम्स जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिर से उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। एंड राइट्स ऑफ सर्वाइवरशिप रिवाइव, ठीक है, तो सर्वाइवरशिप के जो राइट्स होंगे वो रिवाइव हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, रीयूनियन डज नॉट ऑटोमेटिकली रिवाइव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलियनेटेड, ठीक है, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने एलियनेट कर दी है, बेच दी है, तो उसके राइट्स जो है आप ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, ऑन पर्सन असर्टेनिंग रीयूनियन, ठीक है, जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि हमारा रीयूनियन हो गया था, हम लोग एक साथ फिर से को-पार्टनर्स हो गए थे, एक साथ फिर से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन गई थी हमारी, तो वो पर्सन प्रूव करेगा कि यूनियन हुआ था रियल सेंस में या नहीं हुआ था, ठीक है। देन केस लॉस, ठीक है, तो ये केस लॉस हो गए, ये देख लेना आप लोग एक बार। देन उसके बाद रीयूनियन वर्सेस मेयर लिविंग टुगेदर, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्लियर ही है कि सिर्फ जॉइंट स्टेटस है, जॉइंट बिजनेस है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग जॉइंट फैमिली के हो। जैसे मान लो एक्स और वाई दो पर्सन अलग अलग ग्रुप फैमिली से आते हैं, वो भी जॉइंटली साथ में रह सकते हैं या फिर जॉइंटली उनका बिजनेस हो सकता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से है। एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि आपकी फैमिली जॉइंट है। देन आगे चलते हैं, तो क्या आता है, कंपैरेटिव टेबल है, देख लेते हैं, ठीक है, तो ये कंपैरेटिव टेबल है जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नेचर ऑफ रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन एंड रीयूनियन, ठीक है। देन बेसिस, किस बेसिस पे होता है, फ्रॉड, मिस्टेक, माइनस इंटरेस्ट या फिर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा, और इसका रीयूनियन क्या है, इंटेंशन प्लस एग्रीमेंट होना चाहिए। स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेड एंड एक्सेप्शनल केसेस में होता है, और ये रीयूनियन भी बहुत ही लिमिटेड रेयर केसेस में होता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, ऑन पार्टी चैलेंजिंग द पार्टीशन, तो पार्टीशन वाले केसेस में ऑब्वियसली उसी पे होगा जो पार्टी चैलेंज कर रही है कि पार्टीशन गलत हुआ था, जो रीओपन कराना चाहती है इन शॉर्ट, या फिर किस पे होगा, ऑन पार्टी असर्टेनिंग रीयूनियन, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले, तो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है, आगे चलते हैं, तो उसको देख लो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली पार्टीशन प्रॉपर्टी इन 2000 लेटर, तो 2000 में पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब 2000 में पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ, वन प्रॉपर्टी इज फाउंड ओमिटेड, तो एक प्रॉपर्टी जो है वो रह गई थी, तो इसका मतलब क्या होगा, रीओपनिंग हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट जो कि रह गई थी, ठीक है। और अगर दोनों भाई वंस अगेन स्टार्ट जॉइंट बिजनेस, फुल इनकम एंड डिक्लेयर जॉइंट ओनरशिप, तो क्या होगा, रीयूनियन में भी इन्फर्ड, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 ऑफ फैमिली लॉ सेकंड ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 इज ओवर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।